हेलो एवरीवन, मैं जेसिका गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो देखो, आज मैं बातें घुमा फिरा कर नहीं करूँगी, डायरेक्ट बात करने आई हूँ। मैं डायरेक्ट बात मुझे अब करनी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ था 3 साल पहले। मैं अभी तक भी चुप थी कि चलो जाने दो, जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो बीत गया उसको छोड़ दो। लेकिन जब मेरी ऑडियंस का इतने सारे मेरे पास सवाल आ रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनके सारे सवालों के जवाब दूँ। इनका हक है और मेरा फर्ज है। मैं 3 साल पहले चुप रह गई थी, उसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या रीजंस थे। बट ठीक है, अब अगर लोग मुझे सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी। और मैं यहाँ पर आप सबके सामने एक क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर, एक औरत या किसी की पत्नी या जेसिका गुप्ता बनकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर एक माँ बनकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फुल एंड फाइनल हुआ था वो मेरे बच्चों के साथ हुआ था। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, पूरा बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तब आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मैंने तब बैकआउट किया जब बात मेरे बच्चों पर आई और मुझे गालियां पड़ी। तब तक मैंने सहन किया, सहन किया, सहन किया। तो बात को ज़्यादा मैं ना खींचते हुए मैं शुरू करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। देखो, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का खेल है कि रातों रात दोस्ती हुई, रातों रात खत्म हो गई। ये सब तो है नहीं, एक दिन का तो खेल था नहीं है। दोस्ती जब गहरी होती है ना, तो उस गहरी दोस्ती के रिश्ते को पनपने में भी समय लगता है और उस दोस्ती के टूटने में भी समय लगता है। तो ये जो किस्सा है ये पूरे 4 साल का किस्सा है, एक दिन का किस्सा नहीं है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे अभी अभी भी देख रहे, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आपका नाम सुना था बट हमने आपको अब देखा, आपके बारे में सुना था बट हमने आपको अब देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब शुरू से बताना चाहिए कि मतलब मेरे सामने वाले इंसान से दोस्ती कैसे हुई, जान पहचान कैसे हुई। एंड मैं यहाँ पे जो भी बताऊंगी एक एक शब्द सच बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ सच। मेरी जो इतनी तमाम जनता है, मैं ये तमाम जनता के सामने कह रही हूँ। अभी देखो शाम का समय, मैं इवनिंग में ये व्लॉग बना रही हूँ, इवनिंग का समय है, दिया बत्ती का टाइम है। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं जो एक एक शब्द कहूंगी वो सिर्फ और सिर्फ सच होगा, सिर्फ और सिर्फ सच, सच के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि देखो, सच को आप नहीं दबा सकते हो, कितना भी कोशिश करो। अगर मैं झूठ बोलूंगी ना तो आज नहीं तो कल पकड़ी जाऊंगी। तो मैं जो भी बोलूंगी वो मैं सच बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ सच। और आप लोग विश्वास करिएगा कि मेरी तरफ से आप सबको धोखा नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जड़ कहाँ से आई, ये मेरे जीवन में कैसे आई और ये हुआ कैसे। तो देखो, मैं तो पहले टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, टिकटॉक बैन हो गया, मैं आ गई इंस्टाग्राम पे। मैं ही नहीं, सारे जितने भी आप आज देख रहे हो यूट्यूबर एंड क्रिएटर, जितने भी आप देख रहे हो, सारे के सारे पहले टिकटॉकर्स ही थे। बाद में ये लोग सब इंस्टाग्राम पे आए, इनके साथ साथ मैं भी इंस्टाग्राम पे आई और मैं सबसे घुलने मिलने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे कोई नहीं था। मैं सोचती थी कि मैं भी सबसे बातें करूं, सबसे घुलूं मिलूं, बातचीत करूं। तो ऐसे बातचीत करते करते, हाँ, मेरा ना दिल्ली वाले कुछ क्रिएटर्स है, दिल्ली के पंजाबी कुछ क्रिएटर्स है, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, टिकटॉक के समय से ही थी और मेरी उनसे बातचीत भी होती थी। तो वो मतलब मुझे उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया था। वहाँ उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं बहुत सारे लोगों से मिली, जो आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है, इन सब से मेरा कॉन्टैक्ट उसी व्हाट्सएप ग्रुप से हुआ था। तो बस यहीं से कांटेक्ट होते गया। उस समय कैसा था कि किसी के पास भी फॉलोअर्स नहीं थे, मतलब बहुत कम 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 फॉलोअर्स थे। तो ये सब क्या करते थे कि लाइव आते थे, इंस्टाग्राम पे लाइव आते थे, फिर दूसरे को जोड़ते थे, तीसरे को जोड़ते थे, चौथे को जोड़ते थे, इस तरह से लाइव सेशन होते थे इंस्टाग्राम पे। और ऑब्वियसली मैं भी इन सब में ऐड होती थी, मैं भी बातचीत करने का कोशिश करती। एक तो मेरा स्वभाव कैसा है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरा जल्दी किसी के साथ मिक्स नहीं हो पाती हूँ। मुझे ना किसी के साथ ऐसे मतलब खुलने में, बात करने में ना मुझे समय लगता है। लेकिन जब मैं मिक्स हो जाती हूँ तो फिर मैं ना उस इंसान के लिए जान भी दे सकती हूँ।
ऐसा ये मेरा नेचर है। और इसीलिए ना मैं जल्दी से किसी के साथ दोस्ती नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी के साथ जल्दी से इन्वॉल्व होती हूँ। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मैंने मतलब ज़्यादा दोस्ती नहीं करी है। हाँ, मेरा घर परिवार है, सास ससुर देवर नंद, इन सब के साथ मैं रहती हूँ। आज की डेट में मेरी नंद मेरी सबसे अच्छी सहेली है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरी ननंद कंचन। तो फिर बात को ट्रैक पे लाती हूँ मैं, ये थोड़ा अलग बात हो गया था। तो लाइव सेशन होते थे, तो इसी लाइव में मुझे नीतू महिला से मेरी मुलाकात हुई थी और मेरी उनसे अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। मतलब वो थोड़ा मजाकिया नेचर की थी, तो मजाक करती थी और मैं भी मतलब घुल मिल गई थी उनके साथ, और मेरी अच्छी खासी बातचीत होती थी। हमारे फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, हम कभी कभी कॉल्स भी करते थे, कभी लाइव आते थे तो वो मेरी लाइव में आती थी, मैं उसकी लाइव में जाती थी। और बहुत अच्छे से हम लोगों की एक दोस्ती कह सकते हैं कि एक अच्छे से अच्छा दोस्ती का रिश्ता बन गया था। तो ऐसे ही किसी की लाइव में, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली किसकी लाइव में, बट ऐसे ही किसी की लाइव में मैंने इन मैडम को देखा जिनकी मैं कहानी सुनाने आई हूँ। तो इन मैडम को मैंने देखा उन्हीं की लाइव में। तो बोले कि नमस्ते, मैं मतलब मेरा नाम ये है। मैं बोली नमस्ते, मेरा नाम जेसिका है, और जान पहचान हुई। फिर फॉलो हुआ, फॉलो बैक हुआ, और जैसे मैं बाकी क्रिएटर से बात करती थी, बहुत ही फॉर्मल सी बात, उसी तरह इनके साथ भी मेरी बातचीत शुरू हो गई। हम लोग आप कह के बात करते थे, जी जी कह के बात करते थे एक दूसरे के साथ। एंड बस बहुत ही कॉमन। रुको, कॉल आ रहा है, सॉरी गाइज, मेरा कॉल आ गया था। तो बस इसी तरह से बहुत ही फॉर्मल वे में मेरी उनसे बातें होती थी, उनकी मुझसे बातें होती थी। वो अपनी लाइफ में बिजी थी, मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। एंड उस समय में उनके हस्बैंड सही सलामत थे, सब कुछ अच्छा था उनकी लाइफ में। तो ऐसे करते करते ना कुछ अगस्त का महीना आया, और फिर एक दिन मुझे कॉल आता है, इन्हीं एक क्रिएटर में से एक लड़की का मुझे कॉल आता है कि दीदी आशीष मतलब जो भी है इनके ऐसा हो गया, नेहा दीदी के साथ ऐसा हो गया एंड बहुत बुरा हुआ। तो मैं उस समय रोटी बना रही थी, शाम का समय था, 7-8 बज रहे थे जब मुझे कॉल आया। तो मेरी मदर इन लॉ घर में थी और मेरी रोटी का बेलन जो था मेरे हाथ से गिर गया नीचे। मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि अरे मैं तो उनको जानती हूँ, अरे मैंने तो उनसे बात भी करी है, उनके साथ ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत शॉक्ड हुआ था, मैं रोने लगी नीचे बैठकर। तभी मेरी मदर इन लॉ आई, बोली पिंकी क्या हुआ, क्यों रो रही। मैं बोली देखो मम्मी, ऐसा ऐसा हो गया, एक है लेडी, उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं उनको जानती हूँ, और कोरोना में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अभी उस समय कोरोना, कोविड मतलब ना ऐसे हाथ पैर कांपते थे कोविड का नाम सुन के। इतनी भयंकर बीमारी थी उस समय, हमारे दिल दिमाग में इतना हावी था कि भाई साहब कोविड हो गया, कोविड हो गया, कोविड हो गया। हम लोग सब मतलब देखो सभी लोग डरते थे, मैं भी डरती थी। कोविड का नाम सुन के मुझे भी डर लगता था कि कोविड हो गया मतलब खत्म, ऐसा कहते थे लोग। अभी तो चलो ठीक है, अभी तो नहीं है इतना सब कुछ, लेकिन उस समय में अगर आप लोगों को याद हो ना, तो कोरोना का, कोविड का बहुत ज्यादा खौफ था, है ना। फिर ये सब मैंने सुना, बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन मैंने ना उनकी फैमिली को किसी को भी कॉल नहीं किया, क्योंकि मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं था। एंड मेरे उतने मतलब उतने गहरे ताल्लुकात भी नहीं थे कि मैं कॉल वगैरह करूँ। मैं किसी को जानती ही नहीं थी, ना उनको जानती थी, ना उनकी फैमिली में किसी को जानती थी। मेरे उतने टर्म्स ही नहीं थे, तो मैंने कुछ कॉल वगैरह नहीं किया। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप, मैंने पता नहीं ग्रुप बना हुआ था अलग से, और एक ग्रुप था, उसमें मैंने कह दिया कि ये मतलब ओम शांति वगैरह हुआ। फिर कहा गया कि कुछ दिन गए, फिर जस्टिस फॉर आशीष जी का एक आया, मुहिम आया कि हमें उनको न्याय दिलाना है। तो मैं बोली चलो कोई दिक्कत नहीं, जो सब लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे, हम क्या दुनिया से अलग है। तो सबने अपनी अपने आईडी में उनकी वीडियो लगाई, सारे लेडीज ने, जितने भी क्रिएटर है। तो फिर मैंने भी लगा दी अपनी आईडी में रील, मैंने भी अपनी स्टोरी में रील लगा दी, शेयर कर दी। सभी लोगों ने उनका जो वीडियो था वो शेयर किया था, और उनकी वो वीडियो मतलब बहुत ज्यादा वायरल हुई थी उस जमाने में, क्योंकि ऑलमोस्ट एक छोटे से छोटा क्रिएटर से लेके एक बड़े से बड़ा क्रिएटर ने वो उनकी जो वीडियो है वो शेयर करी थी अपने अकाउंट में, बड़े बड़े कैप्शंस डाले थे, बहुत कुछ मतलब हुआ था उस समय में। फिर ऐसा हुआ कि करते करते फिर मुझे नहीं पता उनको न्याय मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मेरा कुछ उनसे था ही नहीं, कॉन्टेक्ट ही नहीं था। तो मैंने कभी पता भी नहीं किया कि उनको न्याय मिला या नहीं मिला। तो एक दिन ना मुझे कॉल आता है,
रैंडम नंबर से, अननोन नंबर से मुझे कॉल आता है। तो बोले मैं बोल रही हूँ, मेरे पति का डेथ हो गया है आशीष जी, और मुझे थोड़ा लीगल एडवाइस चाहिए, तो क्या मैं आपके हस्बैंड से बात कर सकती हूँ? मैंने सुना है आपके हस्बैंड एडवोकेट है। मैं बोली हाँ हाँ, क्यों नहीं बात कर सकते हो, जरूर बात करो। और उस समय ना सुबह का समय था, 10 से 11 बज रहे थे, मेरे पति घर में ही थे। तो मैंने उनको फोन दिया कि देखो ये वही लेडी है जिनके हस्बैंड का कोविड में डेथ हुआ ना, ये वही लेडी है, आपसे बात करना चाहती है, आप कर लो। तो उन्होंने मेरे पति से लीगल एडवाइस भी ली। तब हमारे कोई भी फैमिली टर्म्स नहीं थे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। मेरे पति ने जो भी सही सही था, उनको जो भी बोलना था उन्होंने बोला, सामने वाली पार्टी ने सुना। फिर उन्होंने क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं पता, उनके साथ क्या हुआ ये भी मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी पता करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा उतना उनके साथ था ही नहीं कांटेक्ट। फिर ऐसे करते करते ना दिवाली आया तो जितने भी क्रिएटर्स थे ना, सबको बोला गया, जैसे कि वीडियो शेयर करने को बोला गया था, उसी तरह एक एक क्रिएटर को बोला गया कि आपने हाथ में दिया लेना है एंड श्रद्धांजलि देनी है मेरे पति को। तो मैं बोली यार अब क्या ही बोले, जब ये सभी लोग कर रहे तो फिर मैं बोली चलो अब ये भी करते हैं। तो हाथ में दिया लिया एंड कुछ कुछ बोलने को कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वीडियो होगी मेरे पास। तो कुछ कुछ बोलने को उन्होंने कहा था, अब जैसे जैसे उन्होंने कहा था ना वैसे वैसे 1 या 2 लाइन ही सिर्फ बोलनी थी, वो 1-2 लाइन बोली ऐसे हाथ में दिया लेकर, और वीडियो उनको हमने सेंड कर दी। फिर उन्होंने पता नहीं स्टेटस में लगाया या स्टोरी में लगाया, मुझे नहीं पता, बट उन्होंने कहा था तो हमने वो भी किया। फिर दिवाली खत्म हो गई, सब कुछ खत्म, ये सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए, वो अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में। मेरे उनसे कुछ बातचीत होती ही नहीं थी। हाँ, मेरे नीतू महिला से बातचीत हमेशा होती थी एंड मेरे उससे अच्छे टर्म्स थे, फैमिली टर्म्स नहीं थे, फ्रेंडशिप के टर्म्स थे, दोस्ती के टर्म्स थे। ऐसे करते करते मेरा बर्थडे भी आया, नया साल भी आया, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भी आया, और मेरी ना फिर थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी, सबसे बातचीत होने लगी, घुलना मिलना स्टार्ट हो गया। तभी ना जनवरी का मंथ आया, जनवरी का मंथ नए साल में, कुछ मुझे लगता ना कि 26 जनवरी के बाद की बात है ये, या फेब्रुआरी की स्टार्टिंग की बात है। तो बोले कि क्या हुआ था, हाँ, उनका ना एक रील मेरे सामने आया, रील चाहे फोटो मेरे सामने आया, मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, एक्चुअली मैं भी तैयार हो रही थी, दोपहर का समय था, मैं भी तैयार हो रही थी, तो मेरे सामने उनका रील चाहे फोटो आया, तो मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा ना कि ये लेडी कुछ दुखी दुखी सी लग रही है, सैड सैड सी लग रही है, ऐसे मेरे दिल में आया। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कॉल कर दिया उनको, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैंने उनको उस दिन कॉल कर दिया। अगर मैं वो कॉल नहीं करती तो आज मैं यहाँ बैठकर आप लोगों को अपनी कहानी ना सुना रही होती। मैंने वो कॉल उनको कर दिया, तो बोले हेलो। मैं बोली नेहा जी आप ठीक हो, आपका मैंने फोटो देखा, चाहे रील देखा, कुछ तो देखा था, आप बड़ी सैड सैड सी लग रही थी। तो बोली अरे आपको कैसे पता चला, मैं तो आपको उतना जानती भी नहीं हूँ, हमारी उतनी बातचीत भी नहीं होती, फिर भी आपको कैसे पता चल गया। मैं बोली नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे आपको देख करके ऐसा फील हुआ, तो मैंने सोचा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आप बताओ आप कैसी हो, सब कुछ कैसे चल रहा है, बाबू कैसी है, सब नॉर्मल वे में बात हुई। तो बोली नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे ससुराल का चाहे देवरानी का कुछ तो मैटर चल रहा था उस टाइम, मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, ना ही मैंने उतना उनका मतलब सुना भी था। उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स चले, मैं बोली चलो प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, आप खुश रहने की कोशिश करो, आप हंसते हुए अच्छी लगती हो, जो हुआ उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। ये जो मैंने कॉल किया, इसके बाद हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई, मैसेज में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप में, छोटी छोटी बातें मतलब बोलना वगैरह स्टार्ट हो गया। कभी वो मुझसे लीगल एडवाइस भी लेती थी एंड कभी मैं उनको बताती भी थी कि ऐसे करो ऐसे करो। उनके ससुराल साइड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो उनको था कि मुझे हक मिले, ये वो बहुत कुछ था उनका, मतलब वो देखो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और अभी 3 साल हो गए, मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, वो उनका था, अभी प्रॉब्लम है या नहीं है ये भी मैं नहीं जानती हूँ।
बट इस तरह से बातचीत हमारी स्टार्ट हो गई। तो नॉर्मल वे में बात करते करते हंसी मजाक ये सब होता था। फिर मैं हमेशा कहती थी यार तुम खुश रहा करो, यार तुम खुश रहा करो, तुम सिर्फ खुश रहा करो। एक ना मेरा दिल कनेक्ट हो गया था सामने वाले इंसान के साथ, मैं दिल से जुड़ गई थी कि तुम खुश रहा करो, बस मैं तुमको खुश देखना चाहती हूँ। मेरा बस यही था ना कि मैं इस बंदी को खुश देखना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं इसको खुश देखना चाहती हूँ, ये रोनी नहीं चाहिए, बस मेरा मन में ऐसा था। बातचीत करते 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 फिर और मतलब बातचीत हमारी आगे बढ़ने लगी। फिर ये था वैलेंटाइन डे था, तो वैलेंटाइन डे के दिन मैंने ना, वो बोल रहे थे कि मतलब मेरे हस्बैंड होते तो ऐसा करते वैसा करते, मैं खुश हो जाती। मैं बोले चलो बंदी को खुश थोड़ा सा करना चाहिए, तो मैंने उनको कुछ चॉकलेट्स भेजी थी वैलेंटाइन डे के दिन। मैं खुद महाबलेश्वर गई हुई थी उस दिन, तो फिर उन्होंने ऐसे फोटो खींच के स्टोरी में भी लगाया था कि थैंक यू जेसिका जी ये सब भेजने के लिए। और उनको ना काफ़ी सारे लोग कुछ कुछ गिफ्ट्स भेजते रहते थे हमेशा, तो फिर मैंने भी भेजा था उनको कि चलो मतलब खुश हो जाएगी, बच्ची भी है छोटी, खुश हो जाएगी करके। करते 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 समय बीतता गया एंड रिश्ते गहरे होते गए, मिलते गए। हाँ, मतलब मिले नहीं थे तब तक, लेकिन व्हाट्सअप वीडियो कॉल में, कॉल सादे कॉल में, नॉर्मल कॉल में हम लोग बातें करते गए। नीतू भी हमारे साथ रहती थी, कभी कभी हम तीनों मिलके घंटों घंटों तक बातें करते थे, इतना हंसी मजाक करते थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर ऐसे बातें करते 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 मैंने तो कितने क्रिएटर से उनके लिए मतलब ऐसा भी था कि मैं बोल देती थी कि अरे उसको ऐसा मत बोलो, अरे उसको ऐसा मत बोलो। तो फिर ऐसे करते 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 ना मई का महीना आ गया, मई है ना। तो मई का महीना आया ना, तो बोले कि हम लोग ना, वही उन्होंने ही मुझे बताया कि हम लोग ना शिरडी आने वाले हैं। तो शिरडी आएंगे ना तो मैं तुमसे मिलूंगी। जेसिका तुम तो पुणे में रहती हो, तो तुम मुझसे मिलोगी क्या? मैं बोली यार शिरडी तो पास ही में है, तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी गाड़ी से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद भी ड्राइव करके आ सकती हूँ, चाहे ड्राइवर को लेकर आ जाऊँ चाहे तुम्हारे जीजू को लेकर आ जाऊँ, कि तुम सब मुझे बता देना। तो बोली हाँ हाँ हम लोग प्लान करते हैं, फिर तुमको बताएंगे। अब तो कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे मिलना ही है, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं तुमसे मिलूं। मैं बोली हाँ कोई दिक्कत नहीं, मिल लेंगे, शिरडी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आ जाऊंगी। तो ये बात हमारी हुई। फिर हम लोग रोज़ बातें करते थे कि शिरडी में मिलेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा फोटो खींचेंगे, हम ऐसा रील बनाएंगे, मतलब हमारी ना ऐसे प्लानिंग शुरू हो गई। ठीक है, शिरडी में ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा वैसा 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 करते 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 फिर 5-6 दिन निकल गए। फिर उन्होंने बताया कि हमारा शिरडी का प्लान तो हो गया कैंसिल, हम लोग नहीं आ रहे हैं। अभी उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे या फैमिली प्रॉब्लम्स थे, मुझे नहीं पता, बट उन्होंने कहा कि हम नहीं आ रहे। तो मैं बोली नहीं आ रही हो तो कोई ना, फिर तो कभी आओगी ही, जीवन में बहुत बड़ा है, कभी ना कभी आओगे तो मिल लेंगे। अब तक मेरे मन में नहीं था कि मैं इटारसी जाऊंगी, मेरे मन में ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ एक एक शब्द सच बोल रही हूँ, ओनली सच, तब तक मेरे मन में नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि यार मैं तो नहीं आ सकती हूँ, तुम तो आ सकती हो ना इटारसी, तुम नहीं आ सकती हो क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो क्या? मैं बोली यार मैं तो दूर दूर तक घूमने जाती हूँ, हम लोग गोवा भी जाते हैं घूमने, काफी दूर दूर का हम लोग लॉन्ग टूर करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट किसी के घर जाना थोड़ा सा डिफरेंट वे है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा अटपटा सा लगा कि ऐसा कैसे। तो फिर बात इतनी ज्यादा, मतलब रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया था कि मैं क्या बताऊं। तो फिर कहने लगी कि देखो तुम आने वाली हो ना, तो मेरी मम्मी आंगन धो रही है, मेरी मम्मी घर धो रही है, उनके घर की बड़ी बेटी आ रही है, दामाद आ रहा है, इतनी सब तैयारियां हो रही है। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे जाना चाहिए, यार मुझे जाना है। फिर मैंने मेरे पति को कहा कि मुझे इटारसी जाना है। वो बोले हट पागल है क्या, इतना दूर कौन जाएगा, 750 किलोमीटर है, इटारसी नहीं जाना, और ऐसे किसी के घर नहीं जाते सॉरी। लेकिन मैं जिद पे थी कि मुझे जाना है जाना है जाना है जाना। एक छोटे बच्चे की तरह मैंने जिद किया कि मुझे जाना ही है। मेरे पति ना मक्कर थे कि नहीं जाना है नहीं जाना है नहीं जाना है, लेकिन मुझे था कि मुझे जाना है, एनी हाउ मुझे जाना है। और आखिर में देखो हस्बैंड है तो मान ही गए, क्या करते मजबूरी में, चाहे कैसे। मेरे हस्बैंड ने ना कभी किसी के घर एक रात नहीं गुजारी है, लेकिन मेरे लिए ना वो उस लेडी के घर चलने के लिए तैयार हो गए। और मैं मेरे 3 बच्चे, शायद छोटी वाली नहीं आई थी मेरे साथ, तो हम लोग गए उनके घर। रास्ते में हम लोग पहले ऑडी से गए थे, तो ऑडी का हमारा हो गया एक्सीडेंट, जैसे कि मैंने पिछली लाइव में बताया था। काफी सारे लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा मैं अगेन बता देती हूँ। मैं घर से निकली थी ऑडी लेकर,
शाम सुबह के 6 बजे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ड्राइव करते हैं, तो हमने सोचा था आधा रास्ता तुम ड्राइव करना, आधा रास्ता मैं ड्राइव करूंगा और इस तरह से सफर कट जाएगा। तो हम निकले थे सुबह के 6 बजे और हम लोग मुश्किल से पुणे से बस बाहर ही निकले थे, चाहे नहीं भी निकले थे, हाईवे पे ही हमारी गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हम सभी लोग सेफ थे। गाड़ी को ले गया गैराज में, हम लोग होटल में रुके, मैं और मेरे बच्चे हम लोग होटल में रुके। मेरे पति गाड़ी को ठीक करवाने के चक्कर में लगे रहे। ऐसा करते 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 शाम के 4 बज गए। उसी दिन मेरे पति बोले यार घर चलते हैं। नहीं चलते, अच्छा नहीं हो रहा है, देखो जाते जाते ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं बोली नहीं, मुझे जाना है, मैंने वादा किया है कि मैं जाऊंगी, मैं अपना वादा निभाऊंगी, मैं जो वादा करती हूँ वो निभाती हूँ, तो मुझे जाना है। यहाँ पर देखो ये मेरा गलती है कि जब मेरे पति मना कर रहे हैं तो मैंने वो काम क्यों किया, क्यों की मैंने वो काम। तब पर भी मैंने जिद में आके, तैश में आके मैं बोली मुझे जाना है तो जाना है, बस बात खत्म। फिर मैं इन्होंने कॉल किया पुणे में और मेरी जो छोटी वाली गाड़ी है डैटसन वो मंगवाई और हम लोग डैटसन से एमपी जाने के लिए निकले। रात को बहुत रात हो गई, 12-1 बज गए। हमने एक होटल में फिर से अगेन स्टे किया, मॉर्निंग में फिर से सफर स्टार्ट किया एंड कुछ 4-5 बजे के करीब हम इटारसी पहुंच गए। तब मैं लाइव आई थी, जब हम इटारसी पहुंचे थे तो मैं लाइव आई थी और मैं पहुंच गई इटारसी। तो बहुत अच्छा हमारा वेलकम हुआ, बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला एंड एक होता है ना जैसे घर की बड़ी बेटी है, दामाद है, उस तरह का हमको ट्रीटमेंट दिया गया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर। मैं बहुत खुश हो गई कि यार इतना ज़्यादा प्यार, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्यार के पीछे क्या है। तो फिर ना उन्हीं मैडम का ना तभी 100K हुआ। उसी दिन जिस दिन मैं गई ना उसी दिन उनका 100K हुआ। उनका अकाउंट ना पूरा रुक गया था, उनके अकाउंट में फॉलोवर्स से नहीं आ रहे। तो मुझे रोज बोलते थे मेरे फॉलोवर्स नहीं आ रहे, मेरा 100K कब होगा, 100K कब होगा। मैं बोले हो जाएगा। और जब भी ऐसा आना आवाजाही किसी का भी होता है तो अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उनके 100K उसी दिन हो गए जिस दिन मैं पहुंची थी वहां पर। तो फिर केक वगैरह था, चाहे लाया था उसका भैया या क्या, तो केक वगैरह कटिंग हुआ। फिर बोले कि एक कुछ इमोशनल सा गाना था, बोले इस पे बनाएंगे अपन रील, तो मैं रोऊंगी तू भी रोना। मैं बोली यार मेरे को रोना नहीं आएगा, मैं क्या करूं, रोना तो मेरे को आता नहीं है। तो बोले विक्स वगैरह लगाकर देख लेना, आ जाएगा रोना। मैं बोली चलो ठीक है। फिर हमने ना रील बनाया, कुछ इमोशनल रील्स बनाए और केक कटिंग हुआ। रात भर हमने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय किया। आधी रात को हम चाय बनाते थे, कभी क्या बनाते थे, कभी कॉफी बनाते थे, बहुत एंजॉय किया एंड इस तरह से हमारे बहुत अच्छे से दिन निकल गए वहां पर। उसके बाद क्या हुआ ना कि हमारा जाने का समय हो गया कि चलो अब जाएगी। नहीं ना, तो भी मैं कम से कम 5-6 दिन वहां पे रही थी उनके घर पे। अब किसी के घर पे कितना रहेगा कोई, है कि नहीं, कितना रहेगा कोई। तो मेरे पति बोले अब तू चल रही है या मैं अकेला जाऊं, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, अब बस कर, तुझे चलना है कि नहीं चलना है। मैं बोली ठीक है चलती हूँ। और हमारा प्लानिंग हुआ कि हम सुबह ही 7 बजे ही यहाँ से निकल जाएंगे इटारसी से। ये हमारा फुल एंड फाइनल प्लानिंग हो गया। मेरे हस्बैंड ने कह दिया अगर तू नहीं आएगी बच्चों को लेके मैं अकेला चला जाऊंगा यहाँ से। तो मैं बोली नहीं मैं आऊंगी। तब उन्होंने गाड़ी में ये हवा वगैरह भरवा दी, टायर चेक करवा दिए, पेट्रोल फुल टैंक करवा दिया शाम को ही, ताकि सुबह फिर कुछ दिक्कत ना हो, है ना। सब कुछ फाइनल हो गया। तो फिर इन्होंने मुझे, इन मैडम ने कहा कि जैसिका मुझे ना बाल स्ट्रेट करवाने हैं। अब देखो बाल स्ट्रेट करवाना, बाल कर्ली करवाना, ये मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैंने अपने बालों में आज तक कुछ नहीं करवाया, तो मैं दूसरे का बाल का क्या ही सोचूंगी। ना मैंने कर्ली करवाया ना स्ट्रेट करवाया, बस तेल लगाती हूँ, शैम्पू लगाती हूँ अपने बाल। मैंने आज तक कभी ब्यूटी पार्लर में जाके स्पा तक नहीं करवाया अपने बालों का। मैं बोली कि स्ट्रेट करवाने हैं, तो बोली हाँ थोड़ा लुक चेंज होगा तो अच्छा लगेगा। मैं बोली करवा लो। तो बोले कि अगर मैं डायरेक्टली करवाऊंगी तो मुझे पब्लिक बोलेगी, मुझे लोग ताने मारेंगे कि अभी अभी हस्बैंड का ऐसा हुआ और ये देखो फैशन कर रही है। तो तू है तो तू अपने नाम से मुझे करवा देना कि तूने मुझे करवाया है बाल स्ट्रेट। मैं बोली यार ठीक है कर लो, मुझे क्या दिक्कत है। तभी ना मतलब दिन ही था और हमें अगले दिन निकलना था। मैं बोली करवा लो, आज का दिन तो है, तुम करवा सकती हो, करवाना है तो चलो। तो उनके कहने पर मैं उनके साथ ब्यूटी पार्लर गई जो कि उनके घर के पीछे था।
पार्लर में गई, तब पार्लर में जाके हमको पता चला कि बाल स्ट्रेट एक दिन में नहीं होता है। देखो ये भी मुझे नहीं पता था कि एक दिन में बाल स्ट्रेट नहीं होता है। बाल स्ट्रेट करने के लिए ना 2-3 दिन लगते हैं। क्या क्या वो लोग कैरेटीन और क्या क्या तो लगाते हैं बालों में, देखो मुझे जानकारी नहीं है, मैंने कभी करवाया नहीं है, ना मैंने कभी जानकारी ली है। तो 2-3 दिन शायद लगते हैं, जब भी जिन्होंने करवाया होगा उन्हें पता होगा। तो मैं बोली देखो मैं तो नहीं रुक सकती हूँ, मेरे पति ने तो साफ साफ मुझे कह दिया है तू नहीं आएगी तो मैं अकेला चला जाऊंगा। तो बोले तू जीजू को मनाना। मैं बोली मैं नहीं रुक सकती हूँ, कुछ भी हो जाए अब मैं नहीं रुक सकती हूँ। अगर तुम्हें ये सब कुछ करवाना था तो तुम पहले क्यों नहीं बोली? मैं 6 दिन से यहाँ पड़ी हूँ, तुम क्यों नहीं बोली? 6 दिन में तो हो जाता। तो बोली मुझे अभी ध्यान आया, अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो पार्लर वाली दीदी ने आइडिया दिया कि आप पर ये क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं क्या वो मशीन से आप स्ट्रेट कर लो, हेयर स्ट्रेटनर से बाद में स्ट्रेट करवा देना। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने हेयर स्ट्रेटनर से बालों को स्ट्रेट करवाया, जो कि नहीं 1 डे रहता है। मैं बोली देख बहन मेरे नाम से करवा रही है, बाद में जरूर से करवा ली हो स्ट्रेटनिंग, वरना मेरे को ऐसी ही गालियां पड़ेंगी। तो बोले नहीं नहीं तू चिंता मत कर, मैं करवा लूंगी। बोले ठीक है। तो वो जो उन्होंने टेम्पररी बाल स्ट्रेट किए थे उसके 250 रुपए मैंने भरे थे। उसके बाद जो उन्होंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाए कुछ 4-5 हजार रुपए लगे थे, वो उन्होंने भरे थे। जो मैंने नहीं किया है वो मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने किया है, ये मैंने नहीं किया, उनके पैसे मैंने नहीं भरे थे, पैसे उनने अपने अपने भरे थे, ये बात सच है। तो फिर हुआ, फिर उन्होंने करवाया, मेरे आने के बाद पीछे से उन्होंने बाल वगैरह सीधा करवाए, जो कुछ भी उनको करना था उनने करवाया, उनका लुक चेंज हुआ, वो खुश थी। मैं बोली चलो तू खुश है ना, मैं भी खुश, तू दुखी मत हो, तू जो बोले कि मैं करूंगी बस तू दुखी मत हो। तो बोले ठीक है। इस तरह से हमारा ये इटारसी का हुआ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नवरात्रि में क्या प्लान हुआ था और कैसे। तो जब मैं इनका ये स्ट्रेटिंग वगैरह हुआ, जब मैं पहली बार गई थी ना वहाँ पे इटारसी में, तभी इनकी मम्मी ने कहा था कि तुम तो मेरे घर की बेटी हो। मुझे ना बड़ी बेटी का दर्जा मिला था, ठीक है, उनके घर में, कि तुम तो मेरे घर की बड़ी बेटी हो और नवरात्रि में तो बेटियां घर आती है तो शुभ माना जाता है, नवरात्रि में तो बेटियों को आना ही चाहिए घर में। मैं बोली कि मम्मी मेरी सास आने नहीं देगी, मेरे घर में भी नवरात्रि का होता है तो कौन सी सास जाने देती है ना, नहीं जाने देती। बोले लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, तुम आओगे तो तुम्हें मजा आएगा। बोली ठीक है देखते हैं, देखती हूँ। फिर मैंने बोले कि ठीक है मैं आऊंगी, देखती हूँ। उन्होंने कहा था कि जरूर से आना नवरात्रि में, नवरात्रि में तो बेटियां अपने मायके आती है। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा मायका है, जो मेरा घर है वो तुम्हारा मायका है, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। और ये मैडम ने मुझसे कहा था कि जैसेगा तुम्हारे पापा नहीं है ना इस दुनिया में, तो मेरे पापा तुम्हारे पापा, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी। और देखो मेरे पापा बहुत पहले गुजर गए, इस दुनिया में नहीं है मेरे पापा, काफी साल पहले ही चले गए। तो उनके पापा, मैं आज भी कहती हूँ ना कि उनके पापा बहुत अच्छे हैं। मैं आज भी कहूंगी कि उनके घर में अगर कोई एक बहुत अच्छा इंसान है ना तो उनके फादर है। बहुत अच्छी इंसान है, वो जॉब करते थे, अब शायद पता नहीं करते कि नहीं, लेकिन वो कंपनी में जाते थे। उनको देख के ना मुझे बहुत फील होता था, बहुत दया आता था। वो बहुत अच्छी इंसान है, सचमुच में वो बहुत अच्छी इंसान। उनके घर में ना मुझे वो एक ही इंसान ऐसे मतलब बहुत अच्छे लगते थे। जॉब पे जाते थे, वो टिफिन लेके जाते थे, रात को आते थे, रेगुलर उनका जॉब चलता था, वो कहीं कंपनी में नौकरी करते थे। और वो मुझे बहुत अच्छे से मेरे साथ बात भी करते थे और मैं उनको पापा पापा बोलती थी। उनने कहा था ना कि मेरे घर की बड़ी बेटी तुम हो, मेरे घर के हर फैसले में तुम सबसे पहले रहोगी। जब मेरे बेटे की शादी होगी तो तुम सबसे पहले तुम हर रस्म करोगी, फिर मेरी अपनी बेटी रस्म करेगी। यहाँ तक उनने मुझसे कहा था। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि यार इतना प्यार मुझे मिल रहा है, एक बड़ी बेटी का दर्जा मुझे दे रहे हैं, इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। और मुझे ना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा फील होता था, क्योंकि उनके घर में अर्निंग करने वाले एक लौते उनके फादर थे उस समय में, और कोई भी उनके घर में अर्न करने वाला नहीं था। उनके भाई के पास कोई जॉब नहीं थी, और ये जो मैडम है इनका इंस्टाग्राम उतना नहीं चलता था, उतना उनका अर्निंग नहीं था उस समय पे। बहुत ज़्यादा उनका कंडीशन खराब रहता था और मुझे देख देख के बहुत बुरा लगता था। तो मेरा ऐसा था ना कि मैं इनके भाई को कुछ तो भी काम दूं, कुछ तो भी करूं, ऐसे मेरे मन में था। तभी इनकी मम्मी ने कहा कि नवरात्रि में आ जाना बेटा, अपन तुझे हम यहाँ पे नवरात्रि भी दिखाएंगे और अपन खूब मजे भी करेंगे। नवरात्रि में बेटियों का आना शुभ होता है। मैं बोले ठीक है मम्मी, कोशिश करूंगी। मैं घर आई, मैंने इनको कहा कि नवरात्रि में वो लोग बुलाए हैं मुझे, तो बोले नहीं जाना।
मैं बोली प्लीज़ जाने दो ना, क्या होता है, अच्छे तो लोग हैं, कितना अच्छा किया उन्होंने। तो बोले तुझे जिधर जाना उधर जा, मुझे लेके मत जाना, मैं किधर भी नहीं आऊँगा अब तेरे साथ। तो फिर मैं अकेले ही जाने का प्लान करी, टिकट्स वगैरह मेरी बुक हो गई और मैंने सोचा चलो मैं अकेले ही जाऊंगी। तब नवरात्रि आया और मैं मतलब मेरा तो था कि मुझे जाना है, घूमना फिरना है। नवरात्रि में मेरी टिकट्स वगैरह बुक हो गई थी कि चलो तुम आ ही रही हो तो इस चीज़ का ऐसा करते हैं कि मैं बीमार हूँ और तुम आ रही हो, इस तरह से हम लोग पब्लिक को दिखाएंगे। और मैं इतनी बेवकूफ़ औरत में बोली हाँ हाँ मुझे कुछ दिक्कत नहीं, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी, जिसमें तू खुश है उसमें मैं खुश हूँ। देखो ये भी मेरी गलती है, यहाँ पर मेरी गलती है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया, उस तरह से वो सब कुछ हुआ। मैं नवरात्रि में गई, उन्होंने मुझे घुमाया भी नवरात्रि में, कुछ देवी मंदिरों के दर्शन भी करवाए, ऑटो रिक्शा बुक करवा कर। और मैं और मेरा बेटा और मेरी छोटी वाली बेटी गई थी, मेरे पति मेरे साथ नहीं आए उस समय, बिल्कुल भी नहीं आए। फिर मैंने अगेन उनका घर का कंडीशन देखा तो मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे इनके लिए कुछ तो भी करना चाहिए, कुछ तो भी मुझे ज़रूर करना चाहिए। तो फिर मैंने इनको बोला कि चलो, जब मैं घर वापस आ गई, मतलब ये मुझे लेने आए थे वहाँ भोपाल में, जब रिटर्न आना था ना तो ये मुझे लेने, पहली बात हुई थी कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, अभी तुम अकेले जाओ, जब लेना होगा तो मैं तुम्हें आ जाऊँगा लेने के लिए। तो जब आए ना लेने आए, तब उसके पहले मैंने इनको कहा था फ़ोन पे कि यार ये इनके भाई लोगों का कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी पैसा नहीं कमाते हैं, इनका कंडीशन बहुत ख़राब है, सिर्फ पापा अकेले अर्न करते हैं, आप कुछ करो ना। बोले ठीक है मैं देखता हूँ। तब हमारी बात हुई कि हम भोपाल में ऑफिस खोलेंगे।